आपके नांदेड़ लोकसभा के उम्मीदवार रवीन चौहान जी, नायगांव विधानसभा की आपके उम्मीदवार डॉक्टर मीनल ताई खतगांवकर जी, माजी मंत्री भास्कर राव जी पाटिल, डॉक्टर किन्हालकर, तेलंगाना के माजी मंत्री शब्बीर साहब, सुरेश शेटकर साहब, गिरीश गोडरेकर साहब, बाकी लंबी फेरिस्त है मेहमानों की, मैं सबका स्वागत करता हूं। मैं पहली बार धर्माबाद आया हूं, शायद हाँ पहली बार आया हूं। नांदेड़ तो कई बार आया हूं, लेकिन धर्माबाद पहली बार आया हूं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। धर्माबाद वालों, आने वाली 20 तारीख को आपको अपने घरों से निकलना है और पूरा प्रदेश तो सिर्फ आमदार चुनेगा, आपको एक आमदार भी चुनना है और एक खासदार भी चुनना है। इसलिए ज्यादा खास इलेक्शन है ये, ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन है आपके लिए। मैं बहुत दूर से, मैं झारखंड में था, पिछले 5-6 दिन से चुनाव प्रचार कर रहा था। हमारे अध्यक्ष जी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, और वहां से सफर करता हुआ कल दिन भर मैं श्रीरामपुर से लेकर के, पात्री से लेके जालना होते हुए, अभी रावेर होते हुए यहाँ पहुंचा हूं। मैंने सुना है यहाँ कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो भाजपा से भी थोड़ी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? नादान हो तो इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। ये झूठों की जो सरकार है, उस सरकार को बदलने का समय है। याद करिए वो दिन जब कोरोना के दौरान पूरी दुनिया सांसें मांग रही थी, इलाज मांग रही थी, राशन मांग रही थी, और महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र को विकास के पथ पर ले जा रही थी। कोरोना में शानदार मैनेजमेंट के साथ लोगों का ख्याल रखा जा रहा था। ऐसे में कुछ धोखेबाज थे जो दूर बैठ करके दिल्ली में महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिशें रच रहे थे। वो कामयाब भी हुए, लेकिन उनको सुकून नहीं आया। पहले उन्होंने पार्टियां तोड़ी, फिर जब उससे भी सुकून नहीं मिला तो चुनाव निशान छीने, घड़ी छीन ले गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आप घड़ी तो छीन सकते हो, किसी का अच्छा समय नहीं छीन सकते। ये जो धोखेबाजों की सरकार है, मैं तो कल एक सभा में भाषण दे रहा था, मैंने कहा ये महायुति की सरकार धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक महाराष्ट्र का युवा खड़ा हुआ, बोला साहब इसमें एक लफ्ज और जोड़ दीजिए। मैंने कहा क्या? बोला ये धोखेबाजों की सरकार है और खोखेबाजों की सरकार है। इस सरकार को बदलने का समय आ गया है। एक तरफ भाजपा खड़ी है, उसके नेता खड़े हैं, और उनके भाषण उठा के देखिए, उनके नारे उठा के देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और एक तरफ महाविकास अघाड़ी खड़ी है जिसका एक मोहब्बत का नारा है कि आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। अगर आपको धर्माबाद वालों लगता है कि ये सिर्फ एक एमएलए चुनने का इलेक्शन है, सिर्फ एक खासदार चुनने का इलेक्शन है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। बहुत छोटा सोच रहे हैं आप। याद करिए लोकसभा इलेक्शन में भाजपा नेताओं के नारे, चाहे वो आनंद हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, खुलेआम उन्होंने नारे लगाए कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो तो भला हो भारत की जनता का। सैल्यूट करता हूं मैं देश की आवाम को, जिसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके ऐसे पटका कि सांस लेना उनका दूभर हो गया। संविधान बदलने का ख्याल उनको दिल से निकालना पड़ा। ऐसा पटका 240 पे के बिना बैसाखी के उठ नहीं पाए। 2 बैसाखियां हैं, एक बिहार से और एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू एक नीतीश बाबू। कब कौन सी बैसाखी छिटकी? दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी।
कभी भी हो सकता है। और जिस नांदेड़ पर पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं नांदेड़ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आया था लोकसभा चुनाव में कैंपेन के लिए और वसंतराव जी चौहान साहब यहां से जीत करके जब वो देश की पार्लियामेंट में पहुंचे थे तो पूरा देश आश्चर्यचकित था कि जीत कैसे गए, क्योंकि भाजपा की साजिशें तो बहुत बड़ी थी। लेकिन अफसोस बिछड़ा वही सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जिस दिन हम लोगों ने उनके देहांत की खबर सुनी, हमें भरोसा नहीं हुआ। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का निधन था, बल्कि आपके बीच के एक बहुत ही आम की इंसान की तरह रहने वाले एक बड़े नेता ने अपनी आंखें मूंद ली थी। उस वजह से लोकसभा का भी बाई इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद मेरी मुलाकात रविंद्र चौहान साहब से हुई। दुनिया में बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो देखता पिता है, लेकिन उसे पूरा उसके बेटे करते हैं, उसकी औलादें करती हैं। मेरे वालिद ने भी मुझे लेके या दुनिया को लेके कुछ सपने देखे रहे होंगे, वो पूरा नहीं कर सके तो शायद मैं उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रहा हूं। रविंद्र बाबू, आपके कंधों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आपके पिता ने जो सपने देखे थे महाराष्ट्र को लेकर, नांदेड़ को लेकर के देश की पार्लियामेंट में जिस तरह वो लड़ना चाहते थे यहाँ के मुद्दों पर, वो अपनी लड़ाई शुरू भी नहीं कर पाए थे, ऊपर वाले ने उन्हें छीन लिया। ऐसे में आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं धर्माबाद वालों, एक तरफ मेरी बहन है और एक तरफ मेरा भाई है। मैं बहन मीनल ताई के लिए और अपने भाई रविंद्र चौहान के लिए आपके बीच में अपना दामन फैला करके हजारों किलोमीटर से यह कहने आया हूं कि यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में आपको महाविकास आघाड़ी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गारंटी अलग है, हमारी गारंटी अलग है। उनकी गारंटी है कि अगर वो जीतेंगे तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी जीतेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया, यूनान जीता, तो जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी बेपरवाह होकर के सड़क के किनारे चादर तान के पेड़ के नीचे सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। बदलापुर से लेकर के बांद्रा तक कौन भूल सकता है महाराष्ट्र की बदहाल कानून व्यवस्था को? कौन भूल सकता है पुणे गैंग रेप को? यहाँ बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं। भाजपा के नारों के झूठ के चक्कर में मत आइएगा। इन्होंने 2014 में नारा लगाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लगाया था कि नहीं लगाया था? फिर उस नारे का अंजाम क्या हुआ? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 के पास पहुंच गया। जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 के पार पहुंचा दिया। सुबह जब आप घर रसोई में गैस सिलेंडर जलाती हैं तो 5 बार सोचना पड़ता है कि महीने भर ये गैस सिलेंडर चलेगा कि नहीं चलेगा। आप जब सुबह सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो जो तेल 70 रुपए लीटर था वो 200 रुपए के पार पहुंचा दिया रसोई का तेल। और ये नारा लगाते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अध्यक्ष महोदय, एक दिन भाजपा के नेता भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में कि हम महंगाई कम करेंगे, हम गरीबों के हिमायती हैं। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का गरीबी और महंगाई पर, क्योंकि आप वो लोग हैं कि आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं, कफन पर टैक्स लेती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो इन भाजपा के नेताओं के झूठ के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा।
इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2014 में नारा लगाया था मोदी जी ने, याद है आपको? और फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को रात के 2 बजे पुलिस ने बिना परिवार की मर्जी के जला दिया ताकि सबूत मिट सके। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर जब इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो मोदी जी की पुलिस ने उन बेटियों को सड़क पर किस बेशर्मी के साथ घसीटा था, पूरा देश जानता है। मोदी जी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाल किले की दीवारों पे खड़े होकर 15 अगस्त को भाषण दिया महिला सशक्तिकरण पे। वो भाषण देने के महज 2 घंटे बाद उसी दिन गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे न सिर्फ रिहा किए गए बल्कि उन्हें मालाएं पहनाई भाजपा के नेताओं ने। महाराष्ट्र अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जब मुझे राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया तो पता नहीं उन्होंने क्यों महाराष्ट्र चुना। मुझे कभी कभी लगता है मेरा महाराष्ट्र से एक रूह का रिश्ता है और नांदेड़ से तो खास तौर से एक रूहानी रिश्ता है। मैं इस इलाके में बार बार आ चुका हूं, अब मैं वहां आपकी नुमाइंदगी करता हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं और आपको यह भरोसा भी दिलाता हूं कि राहुल जी के जो उसूल हैं, मोहब्बत की दुकान, हम उसके अगुआ हैं, हम लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये नांदेड़ गवाह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा यहां से गुजरी थी, आप सबने देखा होगा राहुल गांधी किस तरह से 4000 किलोमीटर चले पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिर्फ एक नारा लगाया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक तरफ उनके नारे सुनिए और एक तरफ महाविकास अघाड़ी के नारे सुनिए। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र अपनी अस्मिता के लिए कैसे लड़े। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को गुजरात में बैठकर रिमोट से कंट्रोल किया जाए या दिल्ली में बैठ करके महाराष्ट्र के नेताओं को यह कहा जाए कि जब दिल्ली चाहे तब उठो, जब दिल्ली चाहे तब बैठो। इसके खिलाफ बगावत करिए, तानाशाही के खिलाफ बगावत करिए। कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब का बैग चेक किया गया है, वो अपमानित करने का जो प्रयास किया गया है, आने वाली 20 तारीख को उसका भी बदला लीजिए, क्योंकि ये तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं और हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा। ये वीर शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। ये किसी दिल्ली या किसी गुजरात के हाकिम के सामने नहीं झुकेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। समय कम है, क्योंकि मुझे जाना भी है, अभी इसके बाद 2 सभाएं और अटेंड करनी है, लेकिन मैं आपसे ये कहने आया हूं, पहले तो रविंद्र चौहान जी आपके अपने हैं, पिता के छोड़े गए तमाम काम इनको पूरे करने हैं और जिस तरह से इनके सर से पिता का साया छिना है, पिता नहीं रह गए, मुझे लगता है उसके बाद इनको वोट मांगने के लिए अगर आपके बीच में जाना पड़ा तो वसंतराव चौहान जी का और आपका जो रिश्ता था उस रिश्ते का अपमान होगा। आपको खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि रविंद्र बाबू आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। वसंतराव साहब नहीं है तो क्या हुआ, आपको आगे ले जाने की जिम्मेदारी धर्माबाद की है, इस पूरे इलाके की है, नायगांव की है। और मुझे पूरा विश्वास है, अभी खतगांवकर साहब कह रहे थे कि 4 वोट कम नहीं, किसी को कम नहीं मिलेगा। कंपटीशन होना चाहिए कि जितना मीनल ताई को वोट मिलेगा उतना रविंद्र चौहान साहब को वोट मिलेगा। आप घर से निकलोगे एक ही पोलिंग बूथ पर आपको एक साथ 2 वोट डालने हैं और दोनों हाथ का पंजा है। और इस बार तो महाविकास अघाड़ी भी शानदार है, हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है। बस तुतारी बजाइए, जितने गद्दार हैं वो कहीं नजर भी नहीं आएंगे, बिगुल बजाइए, कहीं नजर भी नहीं आएंगे। अभी यहां हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए, पूरी भाजपा लगी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की रिपोर्ट दिल्ली में यही है कि महाराष्ट्र काबू में नहीं आ रहा है इनके। हम तो जहां जा रहे हैं महाराष्ट्र का व्यक्ति यही कह रहा है कि आने दीजिए, निपट लेंगे इस बार। हम तो जाके उनसे कहेंगे कि साहब गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है।
तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है, चलना पड़ेगा आपको। मीनल ताई आपकी अपनी प्रत्याशी हैं, आपकी कैंडिडेट हैं और एक बड़े परिवार की विरासत को लेकर के आपके बीच में है। आपने कई बार हमारे अध्यक्ष महोदय को यहां से चुन करके भेजा है और इन्होंने बड़े मेयार के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ राजनीति की है। मैं आपका खासदार हूं, ये मेरी खुशनसीबी है। तो आप ये जान लीजिए कि इस मंच पे एक भावी खासदार, एक भावी आमदार और एक मौजूदा खासदार जो आपके महाराष्ट्र का है, उनके पास अगर राज्यसभा का सांसद है तो आपके पास भी राज्यसभा का सांसद है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि धर्माबाद के लिए, नायगांव के लिए अगर इन दो निधियों को मिला के कभी निधि कम पड़ेगी तो मैं अपना ब्लैंक लेटर पैड इनको दे दूंगा कि जो लेना हो ले लीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है मेरे ऊपर। आपने मुझे चुन करके, आपने मुझे सांसद बना करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया है। अंत में चूंकि समय कम है, जाते जाते एक कविता नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे कि नज्म नहीं सुनाया। आप थक तो नहीं गए? पिछले कई घंटे से बैठे हैं, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं। मैं आजकल जब भी पार्लियामेंट में उनके सामने खड़ा होता हूं ना, तो बस उनको उनके नारे याद दिलाता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आपको याद है जब आपने 2014 में कहा था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। जब मैं उनको याद दिलाता हूं तो वो नजरें नीची कर लेते हैं। मैं तो देश की पार्लियामेंट में भी उनसे पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। वहां पीछे तक जो लोग खड़े हैं, देखिए चुनाव सिर्फ नाम का नहीं लड़ा जाता, हौसले से लड़ा जाता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। आज से इस इलेक्शन को राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे साहब बन के लड़िए, शरद पवार जी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, स्वर्गीय वसंतराव चौहान जी बन के लड़िए इस इलेक्शन को। ऊपर कहीं उनकी आत्मा, उनकी रूह आज यहां जब इतने लोगों का समर्थन करते हुए देख रही होगी रवींद्र चौहान को, मीनल ताई को, तो उन्हें भी बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी। मैं कविता पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इस तरफ बैठा था, मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खड़गे साहब बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहिएगा अगली लाइन पे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ताई आप इधर आइए, एक तरफ ताई और एक तरफ भाई। मुझे निराश तो नहीं करिएगा, मुझे मायूस तो नहीं करिएगा। आने वाली 20 तारीख को अपना एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। आमदार के लिए हाथ का पंजा, खासदार के लिए हाथ का पंजा। दो जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। एक लोकसभा का जिताइए, एक असेंबली का जिताइए और एक राज्यसभा का साथ में फ्री पाइए। जब भी जहां भी जरूरत होगी, मैं इस बहन के साथ, इस भाई के साथ आपको खड़ा मिलूंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। पहली बार आया हूं धर्माबाद, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं।
आप जिता के इन्हें असेंबली पहुंचाइए, लोकसभा पहुंचाइए। 23 तारीख के बाद एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। और उस दिन जब आऊंगा तो आपको बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।